लेकिन मैं समझता हूँ कि 250 शब्दों में इतना समय नहीं मिलता है। ठीक है, आप इतना विस्तार से चीज़ों को लिखें, एस्से वगैरह में तो आप लिख सकते हैं सारा। नहीं, मैं आपको क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि आपको 7 मिनट या 11 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। अगर उससे ज़्यादा आप ले रहे हैं, तो आपका प्रश्न पत्र छूट जाएगा। आपको स्थलीय सीमा अच्छे से समझ आया? आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, ऐसा कॉन्फिडेंस है अभी? वेरी गुड। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि उनको ये कॉन्फिडेंस है कि वो जो है स्थलीय सीमा से संबंधित कोई भी प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। अब तटीय सीमाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। देखिए, तटीय सीमाओं को लेके जो है जागरूकता कब आई, पूरे संसार में मैं बात कर रहा हूँ, और तटों की सुरक्षा क्यों की जाए? एक संस्था है यूनाइटेड स्टेट्स की, बड़ी जानी-मानी संस्था है, विद्वानों की संस्था मानी जाती है। आप सबकी अनुमति हो तो थोड़ी देर हम बैठ जाएँ, बैठ के आपको पढ़ाएँगे। आजकल उल्टा है, छात्रों से अनुमति लेनी पड़ती है, शिक्षकों को। तो देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको जो है सारी चीजें समझ में आए। हम किन किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए जब हम कोस्टल सिक्योरिटी की बात करते हैं? तो समुद्री सीमाओं की सुरक्षा की जब बात चलती है, तो पहला प्रश्न ये आना चाहिए आपके माइंड में कि भाई, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा क्यों की जाए? ऐसा क्या है उन तटों पे जिसकी सुरक्षा हमें करनी है? सुरक्षा तो आप ऐसी चीज की करते हैं ना जो आपके लिए बहुमूल्य हो। मानते हैं आप इस बात को? हाँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि तटों पे ऐसा क्या बहुमूल्य है हमारे लिए, हमारे देश के? हाँ, समुद्री संसाधन, बहुत अच्छी बात है। पोर्ट है, बहुत अच्छे। तो आप कुछ पोर्ट्स के नाम बता सकते हैं? क्या आप कुछ पोर्ट्स के नाम बता सकते हैं? कोचीन है, विशाखापट्टनम है, मुंबई है, कांडला है, कोलकाता है कि नहीं? हाँ, ये बड़े पोर्ट हैं। तो लगभग 12 बड़े पोर्ट हैं और 200 के आसपास हमारे छोटे-मोटे पोर्ट हैं। ठीक है? तो इन पोर्ट की सुरक्षा करनी आवश्यक है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा भी कुछ है क्या हमारे कोस्टल एरियाज में? समुद्री व्यापार होता है, बहुत अच्छे। मैं एप्रिशिएट करता हूँ। कितना व्यापार होता है? तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर भारत संसार के साथ ₹100 का व्यापार करता है, तो उसमें ₹95 का, 90 से ₹95 का व्यापार समुद्री रास्ते से होता है। वी आर ए सी फेयरिंग नेशन। ठीक है ना? और जैसे-जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ने के दिशा में है या घटने की दिशा में, या स्टैग्नेंट हो गई है? जैसे जापान की स्टैग्नेंट हो गई 1990 के दशक में और अब तक स्टैग्नेंट है। तो भारत की क्या स्थिति है? हाँ, बढ़ने पर है। भाई, हम तो गरीब हैं, तो आगे बढ़ेंगे ही। जापान अमीर हो गया, तो अब कितना आगे बढ़ेगा? अमीर तो हो ही गया है कि नहीं? तो हमें तो अब बढ़ना ही है। अच्छा, व्यापार बढ़ने पर समुद्री रास्तों की महत्वता बढ़ जाती है या घट जाती है? जैसे हमारे पोर्ट्स वगैरह हैं, उनकी महत्वता घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। और वहां पर जो ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक मतलब जो शिप्स आते हैं, उनकी मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? वो भी बढ़ेगी। और अगर जो शिप्स हैं उनकी संख्या बढ़ती है, तो उनकी सुरक्षा की चुनौती घटती है कि बढ़ती है?
वो भी बढ़ेगी, है कि नहीं? तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। और क्या है तटों पर? और कुछ है? हमारा ईईजेड है। देखिए एक चीज बताते हैं हम, हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं वो लगभग लगभग 7,500 किलोमीटर की हैं। इस 7,500 किलोमीटर में लगभग 5,420 किलोमीटर की हमारी मेनलैंड की समुद्री सीमा है, और जो लगभग 2,100 किलोमीटर, ये लगभग है, ठीक है ना? नहीं तो ऐड करके अब मुझसे ये मत बोलने लग जाना ये तो ऐड ही नहीं हो रहा। 7,500, ठीक है ना? लगभग बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, कुछ लोग जो है वो बाल की खाल उधेड़ने में बिजी रहते हैं, बाकी आईएएस बन जाते हैं, वो बाल की खाल उगाड़ते रहते हैं, ठीक है? 2,100 किलोमीटर की जो सीमा है वो जो है द्वीपों से संबंधित आइलैंड, हमारे यहाँ पर आइलैंड कितने हैं? तो लगभग 1,200, लगभग 1,200 या 1,300 आप कह सकते हैं हमारे यहाँ आइलैंड है। तो इन दोनों की, तो ये बड़ी विशाल सीमा है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि लगभग लगभग 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर इतना हमारा ईईजेड है। ये कोई छोटा मोटा ईईजेड नहीं है। ईईजेड में जितने भी संसाधन है वो हमारे हैं, उनका दोहन कोई और नहीं कर सकता। आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इसमें जो संसाधन मिलते हैं उसको कोई और ना ले जाए, ठीक है ना? क्लियर हुआ? समझ में आया? ईईजेड होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है? और ये जो हमारी तटीय सीमाएं हैं ये लगभग 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से टच करती है। इतनी विशाल। देखिए हम थोड़ा बड़ा लिखेंगे ना तो बहुत कम लिख पाएंगे, ठीक है? मेरे ख्याल से अगर आप अपना रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे ना वीडियो का, तो आप स्पष्ट इसको देख सकते हैं क्या लिखा है मैंने। हाँ फिर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अक्सर खनिज क्षेत्रों, पर्यटन स्थल, ऊर्जा के उपकरण, बड़े शहर एवं अनुसंधान केंद्र होते हैं जिनकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, देखिए इन्होंने काफी चीजें बता दी हैं। अनुसंधान केंद्र भी होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अच्छा मुझे बताइए कि क्या तटों पर हमारे स्पेस से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो आप उसका क्या उदाहरण दे सकते हैं? वेरी गुड, सतीश धवन, वेरी नाइस। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है? श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में, है कि नहीं? और कौन सा है? और बता सकते हैं? आपने अब्दुल कलाम आइलैंड का नाम सुना है? वो उड़ीसा में है। फिर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एंड मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी टॉल्स जिसको बोला जाता है वो तिरुवनंतपुरम में है। थुम्बा, बिल्कुल सही बात है। हाँ, भारतीय मौसम विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर भी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा हमारे तटों पे क्या न्यूक्लियर रिएक्टर है? न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का? हाँ, कुंडलकुलम, जैतापुर, कल्पाकम, तारापुर, ठीक है ना? वेरी गुड। अच्छा
ऐसा संभव हो सकता है कि कोई असामाजिक तत्व जैसे कि आतंकवादी वो इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करने की कोशिश करें और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें? क्या ऐसी संभावना है? बिल्कुल है। और वो हमला जो है, जैसे 26/11 का हमला मुंबई पर हुआ या 1993 के जो ब्लास्ट हुए मुंबई में, उनके लिए जो लॉजिस्टिक्स, जो हथियार आए, स्मगल हुए, वो तटों से हो सकते हैं। ऐसी संभावना हो सकती है कि आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला किया जाए। ठीक है ना? तो उनकी सुरक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हमारे तटों पे नेवी के बेस हैं? क्या उन नेवी के बेसिस पे हमला हो सकता है? जैसे आर्मी के बेसिस पे हमला हुआ है, आपने जम्मू कश्मीर में सुना होगा, है कि नहीं? तो उनकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, क्रूड ऑयल के स्टोरेज टैंक हैं जो हमने इमरजेंसी के लिए बनाए हैं कि हमें कोई देश तेल देना बंद कर दे युद्ध की स्थिति में, तो कम से कम 1 महीने तक तो उसकी सप्लाई चलती रहे, हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट ना हो। ठीक है ना? तो ये कहाँ पर है? तो ये भी तटीय क्षेत्रों में ही है कि नहीं? एक हमारा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो है विशाखापट्टनम में है और दूसरा मैंगलोर और पद्दूर में है, कर्नाटक में। इनको भी डैमेज करने की कोशिश की जा सकती है। एलएनजी टर्मिनल है, ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, ऑफशोर ऑयल और गैस प्लेटफॉर्म है, जैसे कि बॉम्बे हाई आप जानते होंगे, बासिन ऑयल फील्ड आपने सुना होगा, नीलम या हीरा फील्ड जहां से तेल निकाला जाता है, वो आपने सुना होगा। इन सब की सुरक्षा करना ये तटीय सुरक्षा में आता है। इनकी सुरक्षा किए बिना आप ये नहीं कह सकते कि जो है सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ये क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? सबसे पहले तो ये समझ में आया कि तटों की सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक जो मैं थिंक टैंक की रिपोर्ट आपको बता रहा था, उस थिंक टैंक का नाम है रैंड रैंड थिंक टैंक। ये यूएस का थिंक टैंक है। इसने एक अध्ययन किया। उस अध्ययन में एक चीज पाई कि दुनिया में जितने भी आतंकवादी हमले हुए, उसके केवल 2% जो है वो समुद्र के रास्ते से हमले हुए। ये क्या दिखाता है कि समुद्र के रास्ते से आतंकवादी हमला करना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि समुद्र पे 2 कारण है। एक तो आपको सीमैनशिप आना चाहिए, मतलब समुद्र पे नौका चलाना वो हंसी खेल नहीं है। ठीक है, उसमें रिस्क होता है। थिंक टैंक का क्या नाम है? तो थिंक टैंक का नाम है रैंड। और दूसरा, बिल्कुल आप एक छात्रा ने बिल्कुल सही लिखा है कि वो छुप नहीं सकते। अगर वो लोकेट हो गए तो वो छुप नहीं सकते। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हाँ, अत्यधिक लागत भी लगती है समुद्र के क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है। वो लागत जो है वो ट्रेनिंग में लगाइए आप या लॉजिस्टिक में, तो उसमें लागत भी लगती है। तो 2 चीजें हैं। तो भागने की परेशानी है, बिल्कुल। देखिए, एक चीज हम आपको बताते हैं, एक 26/11 का केस ही ले लीजिए। 26/11 में क्या हुआ? भाई, पाकिस्तान से आतंकवादी आए, उन्होंने एक भारतीय मछुआरे की नौका को हाईजैक किया, उस पर जितने मछुआरे थे उनको मार डाला और फिर उसको यूज करके, उनको पता था कि लैंडिंग पॉइंट कहां पर हो जहां पर कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पर तो 2008 के घटना के बाद ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि अलांग पोर्ट से, जहां पर जो है शिप ब्रेकिंग होती है, वहां से शिप एक जो है बह जाता है और बहता बहता वो मुंबई पोर्ट पे पहुंच जाता है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। 2011 का वाकया आपको बता रहा हूं। ठीक है ना? ये थिंक टैंक है बेटा, थिंक टैंक है।
थिंक टैंक क्या है? वो वो वाला टैंक मत समझ लेना, वो जो आर्मी यूज करती है। थिंक टैंक मतलब जो सोच विचार का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, वो वाला टैंक। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये भी बात बतानी पड़ती है कि थिंक टैंक क्या है, नहीं तो कुछ बच्चे समझ लेंगे कि जैसे अर्जुन टैंक होता है वैसा ये भी एक टैंक है। शायद कहीं भारत चीन सीमा पे इसको स्थापित किया होगा। ठीक है। तो देखिए 26/11 का ध्यान से सुनिए। उसके बाद काफी कदम भी उठाए गए। 26/11 क्यों हुआ? समुद्र से आतंकवादी कैसे आ गए? क्या किया जा सकता था कि इसको रोक पाते हम? तो इस पर काफी गहन अध्ययन हुआ। उसके बाद कुछ करेक्टिव स्टेप भी लिए गए। उन स्टेप्स की हम चर्चा करेंगे कि भाई तटीय सीमाओं की सुरक्षा कैसे की जाए विस्तार से। लेकिन इसको, ये यूएसए का है, लेकिन इस उदाहरण से आप ये समझ जाएंगे कि क्या करने की आवश्यकता थी। जैसे आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए था कि जब पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने भारतीय मछुआरों को मारकर और उनकी नौका ले ली, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए था कि कोई बटन हो जिसे मछुआरे दबा दें? वो भले ही खुद उनकी मृत्यु निश्चित हो, लेकिन उससे पहले वो बटन दबाकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दें कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है कि नहीं? सामान्य बुद्धि से, मतलब कि कॉमन सेंस से अगर सोचें तो ऐसा होना चाहिए। भाई क्या ऐसे सिस्टम बनाना कोई मुश्किल बात है कि आप बटन दबाएं और उसका अलार्म जो है कहीं चला जाए? अगर ऐसा होता तो क्या आप ये मान सकते हैं कि संभावना ये होती कि शायद ये 26/11 का जो हमला हुआ 2008 में वो नहीं होता? तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका सामान्य बुद्धि ये बोलती है कि ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, तो है। 2008 के बाद ऐसे सिस्टम लाए गए हैं और कमांड बनाया गया है गुड़गांव, और नेवी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये सारा डेटा कलेक्ट करके और ऑपरेशन इनिशिएट करे। ये क्लियर हुआ आपको? हाँ, इमरजेंसी अलर्ट, बिल्कुल। गुड। सिस्टम का नाम क्या है वो आगे आएगा, इसको आप लेक्चर को ध्यान से सुने। अच्छा, ऐसा भी होना चाहिए कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां तटीय सुरक्षाओं के लिए जिम्मेदार हैं, उनको संसाधन अच्छे दिए जाने चाहिए। जैसे क्या आप मानते हैं कि जो आपराधिक तत्व हैं, उनके कंपैरिजन में उनको बोट्स अच्छी मिलनी चाहिए, नौका अच्छी मिलनी चाहिए जो तेज भागे, है कि नहीं? इनको कहा जाता है फास्ट इंटरसेप्टर कोड बोट्स। इनको क्या कहा जाता है? फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स। ठीक है। लेकिन उनको भी जो बोट दी गई हैं वो भी हल्के बोट हैं। देखिए हल्की जो बोट होती है वो समुद्र में जो तूफान आते हैं या समुद्री लहरें होती हैं, अगर वो ऊंची उठ रही हैं तो वैसी स्थिति में वो पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। इसलिए आपने देखा होगा कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो नौकाएं हैं वो काफी हैवी होती है, बड़े शिप दिए जाते हैं, या नेवी के जो शिप होते हैं वो बड़े होते हैं। वो जो हैवी शिप होते हैं वो अ, ऊंची लहरों में भी गश्त लगा सकते हैं। ये क्लियर हुआ? हाँ। तो ये भी, इसकी भी जो है हम चर्चा देखेंगे कि भाई इसकी क्या चर्चा चलती है। फास्ट इंटरसेप्टर बोट दिए तो गए, लेकिन वो बोट जो है वो सक्षम नहीं है। जब मॉनसून का सीजन आता है ना, तो अरबियन सागर में, अरब सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। खासकर जो आप कह सकते हो
अक्टूबर से पहले 2-3 महीने का जो समय होता है, अक्टूबर से सर्दी शुरू हो जाती है, उससे पहले मानसून का समय होता है। तो वैसी स्थिति में जो सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदार हैं, एजेंसियां भी कई हैं, वो हम देखेंगे। तो उन एजेंसियों के पास जो फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स हैं, वो हल्के प्रकार की हैं, जिससे कि समस्या आती है। हाँ, आप ये इस प्रकार की न्यूज़ पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बहुत अच्छा। समुद्री क्षेत्र पर व्यापार सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सैटेलाइट की भी नज़र रखती है, तो आतंकवादियों को पकड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि भई ये बहुस्तरीय निगरानी क्या है, इसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, उससे पहले एक और चीज़ आप समझिए, ध्यान से सुनिए। ये जो बहुस्तरीय निगरानी, इसको कहते हैं मल्टी लेयर्ड सर्वेलेंस। ये भारत में कब इंट्रोड्यूस की गई? तो इसका जो पृष्ठभूमि है ये है कि 1970 के दशक से पहले मानवता को ये तो पता था कि समुद्र में संसाधन मिलते हैं, लेकिन जो तकनीक थी वो इतनी उन्नत नहीं थी कि उस उन संसाधनों का दोहन कर सके। आपको पता है, मानवता ने जमीन पे तो सारे संसाधन का दोहन कर लिया। अब उनको चिंता ये हो रही है कि इस लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें, है कि नहीं? तो संसाधन तो और ज्यादा चाहिए होंगे। हमें आने वाली पीढ़ी की चिंता नहीं है, बस हमारा ऐशो आराम ठीक ठाक चले, इसकी चिंता है। तो चिंता ये हो रही थी कि सारे संसाधन जमीन के तो दोहन कर लिए, अब कहाँ जाए? तो उन्होंने समुद्रों पे रिसर्च शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने रिसर्च में पाया समुद्र में बड़ा खजाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको कैसे निकाला जाए, तो निकालने की तकनीक कोई थी नहीं। लेकिन 1970 के दशक से ये तकनीक जो है वो आप कह सकते हैं मानव ने डेवलप कर ली थी। तो 1970 के दशक में एक बड़ी संभावना ये थी कि सब देश जो है समुद्र को अपना अपना कहेंगे। भाई, अगर समुद्र में खजाना है तो उसको छोड़ेगा कौन? तो ऐसी संभावना है कि उससे युद्ध भी हो सकते हैं। तो एक यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, उसको कहते हैं यूएन क्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो यूएन क्लॉस एक कॉन्सेप्ट लेके आता है, उसको कहते हैं ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये 1970 के दशक में होता है। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये ईजेड का कॉन्सेप्ट निकाला, ये निकाला इसलिए था कि देश जो है वो आपस में ना लड़े। नहीं तो अमेरिका कह देता कि भाई पूरा प्रशांत महासागर मेरा, या पूरा अटलांटिक महासागर मेरा। वहां पर फिर लड़ाई होती, वहां से रशिया कहता कि प्रशांत महासागर तुम्हारा कैसा, हमारी भी तो तटीय सीमाएं लगती है, पूरा प्रशांत महासागर हमारा। और चीन भी अब काफी शक्तिशाली हो गया है, पहले ही कह रहा है वो कि साउथ चाइना सी मेरा, है कि नहीं? तो ये हाल तो तब है जब ईईजेड की डेफिनेशन दे दी गई है कि भाई 200 नॉटिकल माइल तक आपका, जिस जिस देश की सीमा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 200 नॉटिकल माइल से पहले ही दूसरा देश भी है, अब उसका क्या, उसका हिस्सा कहाँ जाएगा? तो ये जो ईईजेड के डिस्प्यूट है ये जाते रहते हैं आर्बिट्रेशन में। ठीक है, क्लियर हुआ? तो 1970 के दशक में दो संस्थाएं गठित की भारत ने। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि संदर्भ क्या था, क्यों करनी पड़ी उन संस्थाओं का गठन, क्योंकि ईजेड का कॉन्सेप्ट आ गया था। 200 नॉटिकल माइल तक, ईजेड का कॉन्सेप्ट क्या है कि 200 नॉटिकल माइल तक जो भी संसाधन है समुद्र के अंदर, वो उस देश के हुए। तो निश्चित तौर पे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भाई ये संसाधन कोई और न ले जाए, कोई और इसका दोहन ना करे। तो दो ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। एक तो किया गया कस्टम मैराइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं सीएमओ। ठीक है, इसका गठन किया गया 1974 में। नाग चौधरी कमेटी
के रेकमेंडेशन पे। इसको आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है ना। ये तो आपको मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता रहा हूं बस, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो समुद्री सुरक्षा है, तटीय सीमाओं की जो सुरक्षा है, उसको महत्वता कैसे दी जाने लग गई। ठीक है ना। पहले तो कोई हमारे यहाँ तो ये ईजेड का कॉन्सेप्ट आने के बाद 2008 तक कोई खास महत्वता नहीं देते थे। जितना भी बजट होता था सीमा सुरक्षा का, उसका मेजर चंक जो है वो स्थलीय सीमाओं में जाता था, और वो जायज भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्थलीय सीमाओं से सुरक्षा को ज्यादा बड़ा खतरा है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए कितने भले देश हैं चारों तरफ। पाकिस्तान देखिए हमारा कितना बड़ा प्रेमी है कि नहीं। चीन भी उससे भी बड़ा प्रेमी है। तो ऐसे ऐसे देश हमारे पड़ोसी देश बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 1974 में नाग चौधरी समिति के रिकमेंडेशन पे कस्टम मैराइन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। 1977 में रुस्तोमजी कमेटी रुस्तोमजी कमेटी गठित की गई, और उसने एक रिकमेंडेशन दी कि कस्टम मैराइन ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज कर दिया जाए और एक तटों की सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई आईसीजी। इसको कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। अब उस समय इंडियन कोस्ट गार्ड कोई बहुत ज्यादा सक्षम एजेंसी नहीं मानी जाती थी। इसको एक दो नौकाएं दे दी गई थी, ठीक है। बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे इसके पास। उसका प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिला, तो वो जो लूप होल था वो हमें देखने को मिला जब भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया। उसको कहते हैं ऑपरेशन ताशा। ऑपरेशन ताशा। ये ऑपरेशन ताशा जो है, ये 1990 के दशक में शुरू किया गया। ये अब तक चलता है, ये ऑपरेशन ताशा। जिस समय शुरू किया गया था उस समय एक जो है रिक्वेस्ट थी श्रीलंका की कि लिट्टे का जो स्मगलिंग नेटवर्क है, आप उस स्मगलिंग नेटवर्क को अपने देश में फलने फूलने ना दें, ठीक है। 1987 में एक अकॉर्ड साइन हुआ था, इसको इंडो श्रीलंका अकॉर्ड कहते हैं। उसके अंतर्गत जो है उन्होंने ये मदद मांगी थी उनके सब। उसके बाद आईपीकेएफ को जब उन्होंने पॉलिटिकली एक ऑक्यूपाइंग फोर्स डिक्लेयर करके और श्रीलंका से निकलने के लिए बोला, तो उसके बाद से, और खासकर राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद, हम लिट्टे मुद्दे में पड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन इसमें तो हमारा भी भला था, और ये हमारी जिम्मेदारी भी थी कि लिट्टे का जो स्मगलिंग नेटवर्क है उसको हम इंडिया में ऑपरेट ना करने दें। तो हमने ये रिक्वेस्ट श्रीलंका की मान ली थी कि ठीक है, हम इसका ध्यान रखेंगे। तो उस स्मगलिंग को रोकने के लिए ये ऑपरेशन ताशा चलाया गया था। ये जो ऑपरेशन ताशा था, इसमें पहली बार बहुस्तरीय निगरानी, मल्टी लेयर्ड सर्वेलेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। मल्टी लेयर्ड सर्वेलेंस तो 1990 में पहली बार भारत में मल्टी लेयर्ड सर्वेलेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ये क्लियर हुआ? इतना समझ में आया यहां तक की कहानी? अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो मल्टी लेयर्ड सर्वेलेंस, जिसको बहुस्तरीय निगरानी आप कह सकते हैं, बहुस्तरीय निगरानी, इसमें क्या लेयर जोड़ी गई? तो इसमें जो अंदरूनी भाग थे ऑपरेशन ताशा में, मल्टी लेयर्ड अंदरूनी भाग का मतलब है कि
जो तटों से लगते क्षेत्र थे, उसको हायर्ड ट्रॉलर्स जो है सर्वेलेंस करेंगे, हायर्ड ट्रॉलर्स, क्योंकि उस समय आईसीजी के पास भी उतने संसाधन नहीं थे और नेवी का तो काम जो है वो जो है युद्ध लड़ना है। कहते हैं कि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, दीज आर ब्लडी स्वॉर्ड्स ऑफ द नेशन, जो बाहर के देशों से युद्ध करती है, बाहर के जो खतरे हैं उनसे निपटती है। और पुलिस का जो काम होता है वो जैसे संगठित अपराध से निपटने, ये काम नेवी का नहीं होता है या एयरफोर्स का या आर्मी का नहीं होता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आप कोई अपराध करते हैं तो आपको आर्मी वाले पकड़ के ले जा रहे हैं, आपको पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। तो पुलिस का काम जो है निडल जैसा है, सुई जैसा। और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वो तलवार होती है किसी भी देश की, वो बाहर के खतरों से सीधा निपटती है। और जब वो मारने मारने पे आते हैं तो पूरा तबाही मचाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। अपराधी को पकड़ना होता है, कोर्ट ले जाना होता है, प्रोसेस फॉलो करना होता है, सीआरपीसी पता होना चाहिए, उसका अध्ययन किया होना चाहिए कि भाई किस तरीके से 24 घंटे से ज्यादा आप लॉकअप में नहीं रख सकते, उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। सारे जो है क्रियाकलाप, इसकी जानकारी होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो अंदरूनी भाग जो है हायर्ड ट्रॉलर्स, और जो बाहरी भाग है, बाहरी भाग का मतलब ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमाएं हैं, इसको इंडियन नेवी प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड ये सर्वेलेंस करेंगी। और इसका एक और लेयर जो है वो, इसको कहते हैं एयर सर्वेलेंस। ये काम है इंडियन नेवी के एयर विंग का, ठीक है। तो नेवी के जो हेलीकॉप्टर और जहाज हैं वो इस काम को करेंगे। एक प्रश्न पूछा है कि सर एक बार कस्टम मैराइन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1974 में हुई थी, नाग चौधरी समिति के रिकमेंडेशन पे। बाद में जो है रुस्तम जी कमेटी, क्योंकि कस्टम मैराइन ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना काम ठीक से नहीं कर पाई थी, तो एक और कमेटी, हमारा देश कमेटियों का देश है। यहाँ पर कमेटी पे कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। और एक कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के लिए दूसरी कमेटी बनाई जाती है, फिर उसकी रिपोर्ट पढ़ने के लिए एक और कमेटी बनाई जाती है, उसका सार बनाने के लिए। तो ऐसी स्थिति मैंने जो है पुलिस रिफॉर्म में तो काफी देखी है, ठीक है ना। तो अगली कमेटी क्या करती है, पिछली कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी है उसका अध्ययन करती है, और फिर वो रिकमेंडेशन देती है, फिर एक और कमेटी बनाई जाती है, वो जो दूसरी कमेटी बनाई गई थी उसके रिकमेंडेशंस का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो 1977 में जो रुस्तोम जी कमेटी बनाई गई थी, ये रुस्तोम जी कमेटी का रिकमेंडेशन था कि ये जो कस्टम मैराइन ऑर्गेनाइजेशन है इसको छोड़ो और एक नई संस्था बनाओ, उसका अलग से चार्टर होगा, उसका अलग से हायरार्की होगी, उसको अलग से संसाधन दिए जाएंगे, उसको इंडियन कोस्ट गार्ड कहा गया। तो कस्टम मैराइन ऑर्गेनाइजेशन जो मर्ज हो गई किसमें, इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है। क्लियर हुआ। अब ये ऑपरेशन ताशा का मल्टी लेयर्ड सर्वेलेंस समझ में आया आपको? नहीं, कल मेरी 2 क्लास नहीं चलेंगी, आज ही 2 क्लास हैं, और वो किसी कारणवश किया गया है, किसी विशेष तिथि पे मैं उपलब्ध नहीं हूँ, बहुत ही अति महत्वपूर्ण काम है जिसकी वजह से आज लेक्चर कंडक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा इसको, ताकि आपको समझ में आए कि आज की तारीख में क्या किया जा रहा है। ये जो ऑपरेशन ताशा था ये असफल हो गया, जिस समय लॉन्च किया गया था उस समय असफल हुआ, तो एक कमेटी बना दी गई उसका अध्ययन करने के लिए कि भाई ये असफल क्यों हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या था ऑपरेशन ताशा का, लिट्टे की स्मगलिंग को रोकना। तो क्या स्मगलिंग रुकी? स्मगलिंग नहीं रुकी, और इसी कारण से इस ऑपरेशन को फेल माना गया।
इसका जब अध्ययन किया गया तो क्या पाया गया? बहुत महत्वपूर्ण चीज पता चली कि ये ऑपरेशन फेल हुआ क्योंकि जो मछुआरा समुदाय है, लिट्टे ने तमिलनाडु के मछुआरे समुदाय को हायर कर लिया और उनकी मदद से वो तस्करी करने लग गए। अच्छा, एक बात बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सुरक्षा एजेंसियों और मछुआरों की अगर तुलना की जाए, तो तटीय क्षेत्र की ज्यादा जानकारी, अच्छी जानकारी किसको होगी? किसको मानते हैं आप? मछुआरों को। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मछुआरे वहीं पे पैदा हुए हैं भाई, उनकी पूरी जिंदगी निकल गई वहां पर नौकाओं में घूमते। तो ऑपरेशन ताशा में देखा गया कि ये मछुआरे जो है, ये जो पेट्रोलिंग का पैटर्न था उसको अच्छे से भांप लेते हैं। ठीक है ना? कहां पर सुरक्षा एजेंसी कब आएंगी उसको अच्छे से भांप लेते, क्योंकि सारा दिन वो समुद्र पे रहते हैं। तो उनकी मदद से, और भाई लिट्टे के लिए थोड़ा सॉफ्ट हर्ट भी था, भी तमिलनाडु में आज भी है। ठीक है ना? तमिल पब्लिक को जो श्रीलंका में प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, तो उसके प्रति सहानुभूति तो है ही। इसके कई कारण थे कि ऑपरेशन ताशा क्यों फेल हुआ। एक कारण ये भी था कि जो तमिलनाडु स्टेट अथॉरिटीज थी, वो काफी लिबरल थी लिट्टे के स्मगलिंग एक्टिविटीज को लेके। वहां की पुलिस भी बहुत लिबरल थी, एक्शन नहीं लेना चाहती थी। ठीक है ना? वो भी कारण, लेकिन मुख्य कारण क्या कि भाई वो मछुआरों को हायर कर लेते हैं, मछुआरों को पैसे दे देते हैं, और मछुआरे एकदम एक्सपर्ट। ठीक है ना? भले ही आप मल्टी लेयर्ड सर्वेलेंस बनाते रहो। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ। एक छात्र लिख रहे हैं कि फिशरमैन भी जो है एक तरीके से तटीय सीमाओं के गुरिल्ला योद्धा ही है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो एक नया ऑपरेशन 1993 में, जो 1993 का जो ब्लास्ट हुआ मुंबई में, उसके बाद लॉन्च किया गया, उसको कहते हैं ऑपरेशन स्वैन। ऑपरेशन स्वैन। ये ऑपरेशन स्वैन जो है, देखिए ऑपरेशन ताशा जो था वो तमिलनाडु तट पे था। ऑपरेशन स्वैन जो था वो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, इस तटीय क्षेत्र के लिए था। इसमें एक और चीज ऐड करी गई, वो था मछुआरे कम्युनिटीज को इसमें ऐड कर दिया गया एक एडिशनल लेयर के रूप में। ये क्लियर हुआ आपको कि इसमें क्या बदलाव किया गया? ठीक है। लेकिन ये ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं हुआ उसके, लेकिन कारण अलग थे। उसका कारण वो नहीं था जो ऑपरेशन ताशा। ऑपरेशन ताशा जो है तमिलनाडु कोस्ट के लिए था। ये ऑपरेशन गुजरात, महाराष्ट्र और इसमें जो है अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए था। लेकिन ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि देखिए क्या है कि 7,500 किलोमीटर की तटीय सीमाओं में आप कुछ हजार किलोमीटर की तटीय सीमाओं की सुरक्षा करके ये नहीं कह सकते कि हमारी जितने भी तट है वे सारे सुरक्षित हो गए। ठीक है ना? ये समझ में आया? अगर आपको सुरक्षा करनी है तो आपको पूरे तटीय सीमा की करनी पड़ेगी, इंटीग्रेटेड। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑपरेशन स्वैन में महत्वपूर्ण चीज जो है आपको जो समझनी है वो ये है कि एक एडिशनल लेयर बनाई गई, उसको कहते हैं सागर रक्षक दल। ये सागर रक्षक दल किससे बना हुआ था? ये मछुआरों से बना हुआ। उनकी, इसीलिए मछुआरों को क्या कहा जाता है? फिशरमैन, दे आर कॉल्ड आईज एंड ईयर्स ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी। तटीय सीमाओं की सुरक्षा के आंख और कान मछुआरा समुदाय को बोला जाता है। ये क्लियर हुआ कि इसकी
इसका एहसास कब हुआ? ये ऑपरेशन स्वैन है 1993 का। एक छात्र ने प्रश्न पूछा है कब के समय की बात है। ऑपरेशन ताशा 1990 के समय का है, लेकिन ऑपरेशन ताशा अभी भी चलता है क्योंकि लिट्टे की एक्टिविटी अभी बंद थोड़ी ना हुई है। लिट्टे की स्मगलिंग एक्टिविटी अभी चली रही है। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? थोड़ी पृष्ठभूमि क्लियर हुई? अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट टाइमलाइन जो है, ऑपरेशन स्वैन के बाद ये रियलाइज किया गया, कारगिल रिव्यू कमेटी बनी, कारगिल का जब युद्ध हुआ उसमें तटीय सीमाओं की भी चर्चा हुई। माधव गोडबोले जो होम सेक्रेटरी थे, उनके अंतर्गत जो है माधव गोडबोले कमेटी, उन एक टास्क फोर्स बनाया गया और उसके चेयरमैन जो है माधव गोडबोले थे, उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दी। रिकमेंडेशन में यही कहा गया कि भाई सभी तटीय सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि हमारी जो सरकार है वो प्रोएक्टिव नहीं है, वो प्रतिक्रियावादी रिएक्टिव है। जब कुछ घटना घट जाती है, हमारी सरकार की बात नहीं, सरकारें लगभग सारी ऐसी ही होती हैं। मैं सिर्फ अपने सरकार की क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा। सरकारों की शायद प्रकृति ही ये होती है, होनी नहीं चाहिए, कि प्रोएक्टिव होना चाहिए कि भाई एंटिसिपेट करे क्या आशंका है, कहाँ से क्या हमला हो सकता है, उसके आधार पे जो है रणनीति बनाई जाए। लेकिन सरकारें प्राय जब कोई बड़ी घटना घट जाती है उसके बाद उनकी आंखें खुलती हैं और उसके बाद जो है कुछ कदम लिए जाते हैं। ठीक है? फिशरमैन फोर्स नहीं बना दी गई थी। एक ये आप कह सकते हैं कि इनफॉर्मल लेयर थी, फॉर्मल नहीं। ठीक है ना? ऑपरेशन स्वैन। ठीक है? इसमें एक आपको चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि जो इसमें ऑपरेशन स्वैन में जो मल्टी लेयर्ड सर्वेलेंस का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि इसमें जो इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी, वो हाई सीज और इंटरमीडिएट लेयर इसको पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी उठाई थी और एक जॉइंट कोस्टल पेट्रोलिंग टीम बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत राज्य पुलिस के लोग, नेवी, कोस्ट गार्ड, कस्टम, ये सब ने जो शैलो वाटर्स कहते हैं, क्रीक है या तट के पास का जो क्षेत्र है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी थी। और एक इनफॉर्मल लेयर जो है ऐड की थी मछुआरे समुदाय की, उसको कहते हैं सागर रक्षक दल। तो इसका जो स्ट्रक्चर था मल्टी लेयर्ड सर्वेलेंस का, ऑपरेशन स्वैन का, वो थोड़ा अलग था। ठीक है? कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1990 के दशक में जब शुरू हुआ, तो तब जो है भारत में मल्टी लेयर्ड सर्वेलेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ऑपरेशन ताशा जो है वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि मछुआरे समुदाय को नहीं इंक्लूड किया गया था। उसको, उस भूल को सुधारा गया और ऑपरेशन स्वैन में जो है मछुआरा समुदाय को इंक्लूड किया गया। ठीक है? ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए, अब वो घटना कौन सी घटती है जिससे कि सरकार जाग जाती है? हालांकि उससे पहले एक और प्रयास किया गया था। एक कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की गई थी, इसको सीएसएस कहते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए, अगर ध्यान एकाग्रत करके सुनेंगे ना चीजें, तो ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ आएगा और पूरी कहानी समझ आएगी। फिर आपको तटीय सीमाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आप आराम से उसका उत्तर लिख के आ सकते हैं। एक कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च किया गया 2005 में। ठीक है? कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम 2005 में। इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो तटीय सीमाएं हैं, तटीय क्षेत्र हैं, जो टेरिटोरियल वाटर है, टेरिटोरियल वाटर कितने नॉटिकल माइल तक होते हैं? क्या आप बता सकते हैं? नहीं, 200 नॉटिकल माइल नहीं, वो तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। वेरी गुड, एक छात्रा ने सही दिया है। 12 नॉटिकल माइल तक का जो टेरिटोरियल वाटर है। प्रभु, आपके डाउट हम देखते हैं, आप अपना प्रश्न दोबारा पूछिए। एक्चुअली ये जो रील है ये बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, तो हो सकता है कि आपका प्रश्न हमने ना पढ़ा हो। देखिए, मेरा
आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता। उनका उत्तर ना दे के मैं इस ज्ञान को अपने पास रख के मैं इसका करूँगा क्या? मैं तो इसी उद्देश्य के साथ खड़ा हूँ कि आपको मैं बताऊँ, ठीक है ना? हाँ, एक प्रश्न जो है वो अच्छा पूछा है कि ऑपरेशन स्वैन में फिशरमैन मछुआरा समुदाय को जब इंक्लूड कर लिया था तो उसमें कमी क्या रह गई थी? कमी ये रह गई थी, आपसे मैं पूछूं, 7,500 किलोमीटर की हमारी तटीय सीमाएं हैं, उसमें आप बोले कि हम तो 1,000 किलोमीटर की सुरक्षा करेंगे, तो क्या आप कह सकते हैं कि तटीय सीमाओं की सुरक्षा हो गई? ऑपरेशन स्वैन जो था वो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के लिए था। क्या उससे स्मगलिंग एक्टिविटी रुक गई? क्या उससे अवैध व्यापार रुक गया? उत्तर है नहीं। भाई अगर आप तटीय सीमाओं की सुरक्षा जो है करना चाहते हैं तो आपको जो है सब पूरी तटीय सीमाओं की सुरक्षा करनी पड़ेगी ना, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि हम पोर्ट का ध्यान रखेंगे, लेकिन पोर्ट खाली 12 पोर्ट जो मेजर पोर्ट है उनका ध्यान रखेंगे, बाकी के 200 माइनर पोर्ट है उनका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वो माइनर पोर्ट से कोई घटना नहीं घट सकती? क्या वहां से हथियार नहीं आ सकते? समझ रहे हैं आप? क्लियर हुआ? एक छात्रा का बार बार यही शिकायत आ रही है कि सर आप मेरे डाउट नहीं देखते। ऐसा नहीं है, हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है आपसे। मेरे लिए तो सभी छात्र जो है वो प्रिय है। ऐसा मैं कोई भेदभाव नहीं करता कि मैंने एक लिस्ट बना रखी है, ब्लैक लिस्ट, कि इन छात्रों के प्रश्नों के जवाब नहीं देने हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। देखिए, अब कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम में निगरानी कैसे बढ़ाई जाए तटीय क्षेत्रों में, इस चीज को लेकर काफी डिटेल में रिकमेंडेशन आए। कोस्टल पुलिस स्टेशंस बनाने की बात की गई, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत रखे जाएंगे। लेकिन इस स्कीम पे ज्यादा काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ तो एक घटना घट गई, ठीक है ना, जो 26/11 की घटना 2008 में। और जब ये बड़ी घटना घटी उसके बाद जो है सरकारें नींद से जागी, और 2008 के बाद बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो स्थिति 26/11 के वक्त थी 2008 में, आज वैसी घटना घटने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हमारे तटीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। एक छात्र जो है इस चीज को समझ रहे हैं, सभी समझ रहे होंगे कि जो छात्र प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्न जो है ऊपर की तरफ चले जाते हैं। कई बार मेरा ध्यान नहीं पड़ता क्योंकि मुझे लिखना भी होता है, पढ़ना पढ़ाना भी होता है कि नहीं? ठीक है। तो इस पे आप अपना प्रश्न जो है ना दोबारा लिख दीजिए करें। जैसे आपको लगता है कि भाई मैंने प्रश्न लिखा उसका उत्तर नहीं दिया सर ने, तो उसको आप दोबारा लिख दें, हो सकता है वो ऊपर चला गया हो, मेरा ध्यान ना गया हो। हाँ, कुछ घटना के बाद ही सरकार क्यों काम करती है उसका, देखिए ज्यादातर सरकारें प्रतिक्रियावादी होती हैं, उसके कई कारण होते हैं भाई। अब जो जिम्मेदार लोग हैं इन चीजों के लिए, उनके पास और भी तो काम है। एक तो काम भ्रष्टाचार का ही है, ठीक है ना? तो भ्रष्टाचार में जो संलिप्त होते हैं उनके पास टाइम कम ही रहता है इन चीजों के लिए, महत्वपूर्ण चीजों के लिए। उसके अलावा कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रायोरिटी अलग हो सकती है सरकारों की। हो सकता है थोड़ा लैकेडेजिकल एटीट्यूड बोलते हैं इसको, कि सुस्त एटीट्यूड होता है कि ठीक है अभी समुद्र से कौन आ जाने वाला है हमला करने के लिए। अब देखिए भारत का बड़ा दुर्भाग्य है कि रैंड थिंक टैंक ने ये बात बोली कि दुनिया में 2% हमले ही वो समुद्री रास्तों से होते हैं, लेकिन हम तो शायद वो 2% में ही आते हैं। लेकिन हमने 1993 के ब्लास्ट देखे, वो भी समुद्री रास्ते से हुए।
और 26/11 का बड़ा हमला हुआ, वो भी समुद्री रास्ते से हुआ। एक छात्रा लिख रही है, सर मेरे को क्रीक क्रोकोडाइल समझा दीजिए, कब से पूछ रहे हैं। हाँ बताएंगे, आप चिंता क्यों कर रही हैं, क्रीक क्रीक क्रोकोडाइल भी बताएंगे आपको। ये देखिए, ये इंटरसेप्टर नौकाएं हैं। तो क्या क्या कदम लिए गए हैं 2008 के बाद, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई, तटीय सीमाओं पर क्या क्या खतरे हैं, इसका एक बार हम देखेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे। और उसके बाद क्या कदम उठाए गए हैं, सरकार ने आज कैसे सुनिश्चित किया है कि 26/11 जैसा हमला जो मुंबई पर हुआ वो दोबारा ना हो। ओके, यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट का, 15 मिनट।